नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग थ्योरी का जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो क्या है। वो है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है, टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है या टोटल क्रॉस सेक्शन आप कह सकते हो, और एक आपका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है। ये तीनों आपके डेफिनेशंस लिखी है, पर एग्जैक्टली अपन फर्स्ट डेफिनेशन पर विचार नहीं करेंगे। एग्जैक्टली फर्स्ट हम एक सिंपल एग्जाम्पल विचार करते हैं कि जो स्कैटरिंग है वो एग्जैक्टली किस प्रकार हैपन होता है। आप सब एज्यूम कीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक टारगेट है। यहाँ टारगेट से आप कंफ्यूज मत हो ना, अपन एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने रदरफोर्ड स्कैटरिंग को ले लिया, जहाँ पर अल्फा पार्टिकल वो है जो इंसिडेंट मतलब आ रहे हैं, और गोल्ड फॉइल जो होती है, सोने की जो पतली होती है, उसमें जो गोल्ड पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, ये गोल्ड एटम्स जो होते हैं वो टारगेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर सोने की पतली देखिए, मतलब गोल्ड के टारगेट्स रखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से वो पार्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने वो पतली नहीं बनाई है, मैंने सिंपल कुछ टारगेट पार्टिकल्स इस प्रकार शो कर दिए। ठीक है, ये टारगेट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और यहाँ से जो इंसिडेंट बीम जो आ रही है, मतलब ये किसी की भी हो सकती है, अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ये प्रोटॉन भी हो सकता है, ये न्यूट्रॉन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली होगा क्या, यहाँ से पार्टिकल सोर्स से निकलेंगे, और देखो यहाँ पर टारगेट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पार्टिकल जो आ रहा है बीम का वो टारगेट से टकराए, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो यहां से बाहर निकल जाए, हो सकता है वो यहां से बाहर निकल जाए, वो यहां से बाहर निकल जाए, और किसी टारगेट से नहीं टकराए। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। अगर किसी टारगेट से वो नहीं टकराता है अगर, तो क्या होगा, तो सीधा मुझे यहाँ पर वो मेरे को है कि वैसा ही मिल जाएगा, जैसा यहाँ था वैसा ही मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इन केस अगर वो टकराता है तो क्या होगा, टकराएगा तो स्कैटरिंग होगा। लेट एग्जांपल लेते हैं अपन इस एटम का, मतलब हमने एग्जांपल लिया है कि वो केवल एक एटम से ही टकरा रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सिंपलेस्ट केस कि वो एक जो है वो एटम से वो टकराता है। तो देखो यहाँ से पार्टिकल इस टारगेट से टकराएगा तो क्या होगा, वो यहाँ तो रिसीव होगा नहीं, क्योंकि वो इस वहां से स्कैटर्ड होगा। स्कैटर्ड होने के बाद वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, देखो एग्जैक्टली इस टारगेट से टकराया है, तो इसके चारों तरफ जो गोला बन रहा है, 3 डायमेंशन जो गोला बन रहा है, ठीक है, वहां पर वो पार्टिकल कहीं भी जा सकता है। ठीक है, पर उसको सिंपलेस्ट वे में समझते हैं। लेट एग्जांपल लीजिए, कोई पार्टिकल आ रहा है, ये कोई टारगेट, सिंगल टारगेट है, ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद क्या हो सकता है, वो यहाँ भी जा सकता है, वो यहाँ भी जा सकता है, वो पीछे भी जा सकता है, वो एग्जैक्टली इधर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, और वो भी 3 डायमेंशन मतलब गोले के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास जो डिटेक्टर होता है वो पूरा एग्जैक्टली गोला तो होता नहीं है। हमारे पास क्या होता है, डिटेक्टर बहुत छोटा होता है, तो वो कहीं एक पोजीशन पे लगेगा, या तो यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, कहीं भी एक जगह आप लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया है, इस पूरे गोले में वो कहीं भी जाके टकरा सकता है स्क्रीन पे, लेकिन मैंने क्या किया, एक छोटे से एरिया मैंने अपना डिटेक्टर लगा के रखा है। ठीक है, और ये जो डिटेक्टर है वो केवल उसी पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा जो स्कैटर्ड होके आया है, और वो कौन सा पार्टिकल होगा, जो केवल इस एरिया के अंदर से आया हो। ठीक है, सिंपल देखो, आपने टॉर्च देखी होगी ना, टॉर्च में क्या होता है, उसका बहुत ही छोटा एपर्चर होता है, लेकिन जैसे उसमें पार्टिकल्स या जो लाइट बाहर निकलती है वो कैसे निकलती है, एक कोन की शेप में निकलती है। ठीक है, जो आइसक्रीम का जो कोन होता है उसकी शेप में निकलती है, और दूरी के साथ वो जो घेरा होता है वो क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, ये ठीक इस प्रकार यहाँ है कि आप अगर यहाँ लोगे तो घेरा क्या होगा, एग्जैक्टली आपका बहुत ही छोटा होगा, यहाँ लोगे तो घेरा क्या होगा, एग्जैक्टली आपका बड़ा होता जाएगा, और डिटेक्टर को यहाँ रखा गया, मतलब यहाँ जितना घेरा बड़ा बना है, इसके अंदर अंदर जो पार्टिकल हैं वही पार्टिकल डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट होंगे, बाकी कोई पार्टिकल जो इधर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, वो डिटेक्ट नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इस पार्टिकल जो इस डिटेक्टर की जो रेंज में आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है, उसको किस प्रकार मैथमेटिकली डिफाइन किया जाए। उसको डिफाइन करने के लिए एक्जेक्टली हम पोलर कोऑर्डिनेट्स काम में लेते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके थीटा एंड फाई कोऑर्डिनेट। थीटा आपका सरफेस का कोऑर्डिनेट होता है, और फाई आपका जेड एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होता है। आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे, और ये हम क्या बात कर रहे हैं कि हमने कहा है कि पूरा जो स्फेयर है हमारा, उस स्फेयर में से कुछ पोर्शन हमने लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो पूरा स्फेयर को जो कवर करेगा उसके लिए कौन सा एंगल काम में लेते हैं, सॉलिड एंगल ओमेगा काम में लेते हैं। मेरे हिसाब से आप एमएससी का लेक्चर देख रहे हैं तो आपको सॉलिड एंगल ऑलरेडी पता होगा, आपको नहीं हो अगर तो थोड़ा सा ब्रीफली आप देख लेना कि सॉलिड एंगल क्या होता है। जस्ट वही एक कोण होता है। ठीक है, कंप्लीट जो सॉलिड एंगल होगा वो किससे मिलके बनेगा, वो थीटा और फाई से मिलके बनेगा, है ना। और यहाँ पर मैंने कोई स्मॉल ले लिया, मतलब कोई छोटा, जितना वो डिटेक्टर है उतना ही सॉलिड एंगल मैंने लिया है, उसको मैंने डेल्टा आपका जो है वो ओमेगा ले लिया है।
ठीक है। तो देखो ये तो पूरा हो गया हमारा एग्जैक्टली सिनेरियो जो हम डायग्राम से बता रहे हैं कि हम कितना सा पार्टिकल डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो एरिया होगा एग्जैक्टली आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। अब देखो एग्जैक्टली अपन चलते हैं हमारे कुछ की पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। हम डेफिनेशन बाद में देखेंगे, है ना। देखो एंगल सस्पेंडेड बाय डिटेक्टर एट टारगेट, यानी इस टारगेट की वजह से डिटेक्टर पे जितने एंगल पे जो पार्टिकल्स आएंगे उस एंगल को अपन क्या बोल रहे हैं, उसको अपन सॉलिड एंगल बोलते हैं। लेकिन डिटेक्टर छोटा है इसलिए क्या होगा, पूरे सॉलिड एंगल का कुछ पार्ट होगा, उसे मैंने लिख दिया डेल्टा ओमेगा लिख दिया, ठीक है। और वो एग्जैक्टली परिभाषा से क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब एरिया कौन सा होगा, क्योंकि देखो पूरा एरिया तो क्या होगा, पूरा स्क्वायर का एरिया होगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इसे किस प्रकार लिखते हैं, एग्जैक्टली हम इसे लिखते हैं आर स्क्वायर साइन, ठीक है, थीटा डेल्टा फाई, एग्जैक्टली हम इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं 0 से r तक का, और फिर इस थीटा के लिए 0 से पाई का करते हैं, और फाई के लिए 0 से 2 पाई का करते हैं, यूजुअली हम करते हैं, ठीक है। और ये एरिया हो गया और अपॉन आपका आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एग्जैक्टली आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये जो पार्ट होगा वो एग्जैक्ट किसके बराबर हो जाएगा, आपका सॉलिड एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इतना सा पार्ट है ना, वो किस पे निर्भर कर रहा है, वो एक तो थीटा पे निर्भर कर रहा है और एक एग्जैक्टली आपका फाई पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। तब याद रखना है सॉलिड एंगल हमेशा थीटा और फाई पे डिपेंड करता है स्कैटरिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, चलो हमारे। अब हम कुछ इसके की पॉइंट्स और देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट की पॉइंट आपका, जैसे आपका सॉलिड एंगल थीटा और फाई, ये असल में क्या बताता है, ये असल में इसकी एंगुलर पोजीशन को बताएगा कि जो पार्टिकल है वो कहाँ पर डिटेक्ट हो रहा है। उस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग सॉलिड एंगल काम में लेते हैं, ठीक है, और उसको एंगुलर पोजीशन ऑफ डिटेक्ट के लिए लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जे इंसिडेंट, ये जो INC है ना, इसका फुल फॉर्म है इंसिडेंट, ठीक है। इंसिडेंट मतलब आने वाला, और जे का मतलब यहाँ पे फ्लक्स से इंडिकेट। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी एरिया में से एक सेकेंड में जो जितना भी फ्लो होता है वो एग्जैक्टली उसका फ्लक्स कहलाता है। तो क्या होगा, कि इंसिडेंट कमिंग फ्लक्स होगा आपका, ठीक है। और ये फ्लक्स किसका होगा, आने वाले पार्टिकल्स का हो सकता है, बीम का हो सकता है, किसका भी हो सकता है, ठीक है। ये फील्ड लेंस का भी हो सकता है ना। नेक्स्ट आपका है एन, यहाँ पे जो स्मॉल एन जो काम में लिया गया है वो लिया गया है नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर इन द टारगेट, यानी कि ये उसके लिए लिया गया है कि सोने की जो पतरी है उसमें एटम तो बहुत सारे हैं हमारे, लेकिन सभी एटम से स्कैटरिंग नहीं होगी, एग्जैक्टली है। तो जिन जिन टारगेट से स्कैटरिंग हुई है उन टारगेट्स का नंबर है आपका एन, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है इतने सारे टारगेट हो सकता है, इस टारगेट से इस दो टारगेट से स्कैटरिंग हुई है, तो यहाँ पे जो स्मॉल एन होगा वो क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। ये पूरा नहीं होगा, लिखा ना, नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर इन द टारगेट, जिन टारगेट से स्कैटरिंग हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डेल्टा NC, ठीक है। यहाँ पे जो SC जो है एग्जैक्टली वो स्कैटरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा N का मतलब है वो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिसीव्ड बाय डिटेक्टर पर यूनिट टाइम, यानी कि जो किसी अंतराल में, समय अंतराल में, एक सेकंड में वो जो डिटेक्टर में डिटेक्ट हुए हैं वही वाले केवल, ठीक है। वो स्कैटरिंग जो पार्टिकल्स है वही जो केवल इस डिटेक्टर में डिटेक्ट हुए हैं, बाकी पार्टिकल यहाँ चला गया तो वो डेल्टा N में काउंट नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा मतलब इससे सॉलिड जो एंगल है, ठीक है, इसमें जो डिटेक्ट हुए। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट्स हो गए। अब एग्जैक्टली हम इसका ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला यूजुअली हम यूज करते हैं इसको हल्का सा देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम इस एक्सपेरिमेंट वाली बात करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में क्या कहता है, ये एक्सपेरिमेंट में कहता है कि जो इंसिडेंट पार्टिकल्स जो आ रहे हैं और टारगेट से टकराएंगे और डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट होंगे, तो जो डेल्टा NC जो पार्टिकल होंगे जो डिटेक्टर में डिटेक्ट होंगे वो किस पे निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा आने वाले पार्टिकल्स के ऊपर, कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी, संभावना बढ़ेगी टारगेट के स्कैटरिंग होने की, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा NC, ठीक है, पार्टिकल्स आर प्रोपोर्शनल ये किस किस के प्रोपोर्शनल होंगे, देखो मैं यहाँ पे डेल्टा NSC और डेल्टा T लिख रहा हूँ, ठीक है, और डेल्टा NSC लिख रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ तो क्या लिखा, पर यूनिट टाइम लिख दिया है, ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन का डेल्टा N में हो गया। अगर मैं पर यूनिट टाइम नहीं लिखता तो मुझे ये लिखना पड़ेगा डेल्टा NSC अपॉन डेल्टा T, क्योंकि वहाँ कितने भी समय अंतराल में ले सकते हैं,
हमें यहाँ पे 1 सेकंड मिल गया सिंपलेस्ट केस में, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, जे इंसिडेंट, मतलब जितनी ज्यादा इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ज्यादा स्कैटरिंग पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। एक नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या हो गया कि ये आपका जो प्रोपोर्शन अगेन किसके होगा, एन के प्रोपोर्शनल होगा। एन का मतलब क्या है, जितने ज्यादा टारगेट्स स्कैटरिंग के अंडर आएंगे, मतलब टारगेट तो बहुत सारे हैं, जितने ज्यादा फ्लक्स होगा और जितने ज्यादा टारगेट से स्कैटरिंग होगी उतने ज्यादा डेल्टा एन की वृद्धि में, मतलब क्या होगा, डिटेक्टर उतने ज्यादा स्कैटरिंग पार्टिकल डिटेक्ट कर पाएगा। क्यों, क्योंकि टारगेट से स्कैटरिंग नहीं हो जाएगा तो क्या होगा, सारे बीम के पार्टिकल यहाँ से पास हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, डिटेक्टर पे नहीं पहुंचे। डिटेक्टर पे तभी पहुंचेंगे जब किसी टारगेट से स्कैटरिंग होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितने जो टारगेट्स हैं, जितने ज्यादा टारगेट स्कैटरिंग में इन्वॉल्व होंगे उतने ज्यादा डेल्टा एन पार्टिकल में डिटेक्टर पे डिटेक्ट होंगे। मतलब क्या हुआ कि ये एग्जैक्टली डेल्टा जो एन सी है हमारा, वो अगेन किसके प्रोपोर्शनल होगा, एन के प्रोपोर्शनल होगा। अगेन एक चीज और देखिए कि जितना ज्यादा ये सॉलिड एंगल बड़ा होगा, है ना, मतलब डिटेक्टर का जितना एपर्चर बड़ा होगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स कवर होंगे। लेट एग्जांपल मान लो डिटेक्टर इतना बड़ा है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आने वाला पार्टिकल जो वो भी क्या होगा, डिटेक्ट होगा। लेकिन इस वाले पोर्शन में यहाँ जो पार्टिकल वो डिटेक्ट नहीं होगा, यानी कि डिटेक्टर जो है उसके सॉलिड एंगल पर भी डिपेंड करेगा कितने पार्टिकल्स डिटेक्ट हो रहे हैं। तो यानी कि वो एग्जैक्टली प्रोपोर्शन किसके होंगे, डेल्टा के ओमेगा के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। ये 3 चीजें अपने वर्बली अपने देखा और समझा इस चीज को। अब इसको हम एग्जैक्टली मैथमेटिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि इस तीनों को अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा एन एस सी प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, एग्जैक्टली आपके जे आई एन सी के हो जाएगा, डॉट आपके एन के हो जाएगा, डॉट आपके डेल्टा ओमेगा के हो जाएगा। तीनों प्रोपोर्शनल हो गए। और इनका जो प्रोपोर्शनली जो कांस्टेंट होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, वो एग्जैक्टली होगा डेल्टा एन एस सी इक्वल टू आई थीटा एन फाई और जे आई एन सी डॉट आपका डेल्टा ओमेगा। ये एग्जैक्टली जो हमारा वो होगा, एक फॉर्मूला बनेगा जिसके अंदर आई थीटा एन फाई, मतलब ये जो आई थीटा फाई है ना, ये एग्जैक्टली डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कहलाता है, ये वाला एग्जैक्टली होगा, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूँ कि जो आई जो है आई थीटा और जो फाई है इसे कई बार इस प्रकार भी लिखते हैं, ठीक है। और यही एग्जैक्टली क्या होता है, हमारा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो मुझे अगर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना तो मैं इसकी वैल्यू क्या करता हूँ, पुट करता हूँ। मतलब क्या होगा, डेल्टा एन एस सी इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डॉट आपका जी आई एन सी डॉट आपका एन डॉट आपका डेल्टा ओमेगा, ठीक है। आपको उसमें कंडीशन लगाता हूँ, कंडीशन क्या लगाता हूँ कि सिंपलेस्ट केस ले लेता हूँ। सिंपलेस्ट केस में क्या होगा कि एक ही टारगेट से स्कैटर हुई मात्र, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कैटर टारगेट कितना है, एक ही है आपका। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी एग्जैक्टली, वहां पे n की वैल्यू एग्जैक्टली आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। और यूनिट टाइम वाली कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये जो डेल्टा n से अपन डेल्टा t वाला पोर्शन किसमें कन्वर्ट हो जाए, डेल्टा n से में कन्वर्ट हो जाए। इसको एग्जैक्टली मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखना एक बार, और डेल्टा ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्टली, ये पोर्शन नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा 1 अपॉन जी इंसिडेंट डॉट डेल्टा एन एस सी अपॉन डेल्टा ओमेगा। ये एग्जैक्टली मेरा फॉर्मूला बना जो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में जो एन वाला पोर्शन गायब हो गया, क्यों, सिंपलेस्ट केस 1 टारगेट लेने की वजह से, ठीक है। अब देखिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते क्या कहता है। डेफिनेशन क्या कहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इन डायरेक्शन थीटा एंड फाई, यानी कि इस थीटा और फाई की डायरेक्शन में जो पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं, ठीक है, इन ए सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा, इन सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स, ठीक है। पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स का मतलब क्या हुआ कि जो फ्लक्स 1 सेकंड में आ रहा है जिसको अपन क्या बोला, जी इंसिडेंट बोला, ठीक है। पर टारगेट मतलब एक टारगेट पर, ठीक है, पर टारगेट मतलब एक टारगेट पे लिया गया, और वो क्या कहलाता है आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कहलाता है, जिसको एग्जैक्टली मैथमेटिकली इस प्रकार लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टोटल क्रॉस सेक्शन। टोटल क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होगा, ये तो आपने डिफरेंशियल छोटा सा पार्ट निकाला, आप इसको अगर इंटीग्रेट करते हो तो क्या होगा, ये पूरा फैल जाएगा पूरा स्क्वायर का, ठीक है। तो यानी कि इस पे वही लिमिट लगेगी जो है कि स्क्वायर के वॉल्यूम निकालने में लगती है, ठीक है। वो क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन पर यूनिट फ्लक्स पर यूनिट टाइम इज पर टारगेट इज कॉल्ड टोटल डिफ्लेक्शन। मतलब कि यहां से टकराने के बाद भले वो यहां पर आए हो भले यहां पर आए हो,
डिफरेंशियल में तो यहाँ वाला ही काउंट होगा, यहाँ वाला काउंट नहीं होगा, लेकिन टोटल में यहाँ वाला भी काउंट होगा, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि जो हमारा डिफरेंशियल जो हमने निकाला था, कौन सा वाला, एग्जैक्टली ये वाला डिफरेंशियल निकाला, उसी को इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और सॉलिड एंगल की लिमिट किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा और फाई पे डिपेंड कर रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था थीटा की लिमिट 0 से पाई होती है और फाई की लिमिट 0 से 2 पाई होती है इस पैर वाले केस में, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है और यहाँ से डेल्टा ओमेगा की वैल्यू को मैंने एग्जैक्टली यहाँ से पुट कर दिया है, आर स्क्वायर कैंसिल करके, ठीक है, वो वैल्यू पुट कर दिया मैंने, ये एग्जैक्टली टोटल होता है। अब देखो एग्जैक्टली ये तो हुआ थोड़ा मैथमेटिकल, लेकिन एग्जैक्टली अपन इसको एप्लीकेशन पार्ट में लेते हैं तो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम लोग जब कुछ मेथड्स यूज करेंगे, बॉर अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, हम पार्शियल वेव एनालिसिस यूज करेंगे, उन वाले केसेस में हमें किस चीज की इंपॉर्टेंस जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की, ठीक है। वो क्या होता है एग्जैक्टली, होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल स्कैटरिंग एट ए गिवन एंगल इज डिटरमाइंड बाय द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। इन किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, ठीक है, पार्टिकल के डिटेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, वो एग्जैक्ट क्या कहलाती है, आपकी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कहलाती है। और यही सबसे मेन क्वांटिटी है जो हमारे फर्दर लेक्चर्स में हम लोगों को बार बार रीड करनी पड़ेगी। उसको एग्जैक्टली इस प्रकार लिखते हैं एफ टी टेन फाई, मतलब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है वो किसका फंक्शन है, थीटा और फाई का फंक्शन है, जो कि मोड के स्क्वायर पर है और किसके बराबर है, आपके डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के बराबर है, ठीक है। तो आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हमने 3 डेफिनेशन और इसके डेरिवेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।